नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लोकमी स्टडीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके पार्ट बी की। इंग्लिश का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट ए हमने ऑलरेडी करवा रखा, आपके चारों के चारों यूनिट्स पार्ट ए में कंप्लीट है। सो देखिए, आज पार्ट बी की बात करेंगे। मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ, अगर आपको भी वो चाहिए तो आप हमें हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल हमारा लोकमी स्टडीज के नाम पर, वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहां से आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में सारी पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। और लगभग पूरा का पूरा मैटर जो है आपका एग्जाम जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा आपको इस पीडीएफ में से मिल जाएगा। तो देखिए, आज की हमारी जो पहली यूनिट है उसका नाम है यूनिट 1, द लर्नर एंड द लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय यंग लर्नर, कि यंग लर्नर से आपका क्या मतलब है। सो देखिए, वी हैव अ वैरायटी ऑफ लर्नर्स इन वन क्लास लाइक फर्स्ट जनरेशन, यंग लर्नर्स एंड बिगिनर्स। तो देखिए, जो लर्नर्स होते हैं मतलब जो बच्चे होते हैं सीखने वाले, इंग्लिश को सीखने या किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सीखने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है उनका फर्स्ट जनरेशन, दूसरा प्रकार होता है यंग लर्नर्स, और जो तीसरा प्रकार है इनका वो है बिगिनर्स। तो देखिए, हम तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा गया यंग लर्नर्स के बारे में, लेकिन तीनों में से आपको किसी के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने तीनों को यहाँ पर कवर किया है। सो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की। सो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स क्या होते हैं? दे आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल। ऐसे बच्चे जो कि पहले होते हैं, मतलब उनके पूरे परिवार में से पहले, सब लोग अनपढ़ है, कोई भी स्कूल नहीं गया है, वो पहले ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल में आए। दे आर वेरी एगर एंड क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स बट टिमिड एंड फ्राइटन्ड ऑफ एनवायरमेंट, हैविंग नो सपोर्ट्स इन द फैमिली टू हेल्प इन स्कूलिंग। दे नीड केयर एंड अटेंशन ऑफ टीचर्स। सो देखिए, क्या होता है कि वो बहुत ही एगर होते हैं, मतलब वो सीखने को बहुत ज्यादा आतुर होते हैं और क्यूरियस होते हैं, मतलब जिज्ञासु होते हैं नई नई चीजों को सीखने के लिए। लेकिन टिमिड एंड फ्राइटेंड, मतलब बहुत ज्यादा डरते हैं वो नए एनवायरनमेंट में आने से, क्योंकि उनकी जो फैमिली में है ना, उनको पढ़ने के लिए इतना ज्यादा कोई भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि पहले सभी लोग उनके फैमिली में अनपढ़ रहे हुए हैं। सो ये हो गए फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। दूसरे प्रकार के जो लर्नर्स है हमारे पास वो है यंग लर्नर्स। तो देखिए, यंग लर्नर्स से मतलब क्या हो गया? दे आर इन 5 to 6 years age group learning English for the first time with rich vocabulary of their mother tongue. Teacher of English can use their mother tongue as a teaching resource. They should be encouraged. तो देखिए, यंग लर्नर्स बोले जाते हैं वे छोटे छोटे बच्चे जो कि 5 से 6 साल के एज ग्रुप में आते हैं। वो क्या होता है, उनके पास में ऑलरेडी उनकी जो मदर टंग होती है, मतलब जो मातृभाषा होती है, उसकी वोकेबलरी होती है, अर्थात उसका शब्दकोश होता है। मतलब बच्चा जो अपनी मातृभाषा में बोलना जानता है, जो टीचर होता है वो उनकी मातृभाषा को एक रिसोर्स मतलब एक स्रोत की तरह यूज ले सकता है नई लैंग्वेज को सिखाने में, अर्थात इंग्लिश को सिखाने में मातृभाषा का वो प्रयोग कर सकता है। दे शुड बी एनकरेज, टीचर को चाहिए कि वो उन्हें एनकरेज करे, उनके अंदर उत्साह भरे। तीसरे प्रकार के जो लर्नर्स हमारे पास में है वो हो गए बिगिनर्स। बिगिनर्स से हमारा क्या मतलब है? बिगिनर्स आर दो चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हु आर बिगिनिंग टू स्टडी इंग्लिश एट एनी एज। मतलब मान लीजिए कोई है जो कि 20 साल का है, कोई 30 साल का है, 40 साल का, और उससे अब चाहिए कि वो इंग्लिश सीखे, उसको कहा जाता है बिगिनर्स। Adults are often more nervous of learning than younger learners are. They dislike being laughed at in front of their classmates. They may prove a great challenge for the teacher as well. देखिए, जो बड़े होंगे, जैसे मान लीजिए कोई 20 साल का है, और अगर वो 5 से 6 साल के बच्चों के बीच में बैठ करके इंग्लिश सीखेगा तो उसको जो है शर्म आती है, थोड़ी नर्वसनेस उसको होती है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो टीचर के लिए भी जो है एक चैलेंज की तरह माने जाते हैं, क्योंकि देखिए, आपका एक तो होता है बेसिक शुरू से सिखाए, और एक बहुत कुछ सीखने के बाद में वो सिखाए, तो उनके पास ऑलरेडी किसी एक जो भाषा है उसका बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उनको नई भाषा में उसको कन्वर्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम टीचर को आती है। Old learners who are coming back to the classroom are a long absence may have a high degree of anxiety about the process of learning itself. They may be adult learners for whom it will be maiden experience. They may prove a great challenge for the teacher as well. यही बात है जो कि मैंने भी जो बिगिनर्स है उनके बारे में बताया, कि जो जो ओल्ड लर्नर्स है, मतलब जो कि बीच में मान लीजिए क्लास छोड़ देते हैं या काफी एज के बाद में सीखना शुरू करते हैं, वो टीचर के लिए भी चैलेंज होते हैं। उनके अंदर जो है एंजाइटी होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि वो जो है अपने से छोटे बच्चों के बीच में बैठ करके कोई भी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। और उनका जो ये जो है मेडन एक्सपीरियंस होता है, अर्थात पहला एक्सपीरियंस होता है किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने के साथ में। सो देखिए, हमारा अगला जो सवाल है वो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोक्यूलिज्म। देखो, कोलोक्यूलिज्म बोले जाते हैं जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसको कहा जाता है कोलोक्यूलिज्म। देखिए, वर्ड्स, इसका आंसर होगा वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस दैट आर नॉट फॉर्मल और लिटरेरी एंड आर यूज्ड मोस्टली इन इनफॉर्मल स्पीच और ऑर्डिनरी और फेमिलियर कन्वर्जेशन आर कॉल्ड कोलोक्यूलिज्म। अर्थात ऐसे फ्रेजेस या ऐसी भाषा जो जो क्या नहीं है, फॉर्मल नहीं है, अर्थात जो वोकेबलरी मतलब जो औपचारिक नहीं है और साहित्यक नहीं है,
वो कहाँ यूज करी जाती है? मोस्टली वो यूज करी जाती है इनफॉर्मल स्पीच, मतलब अनौपचारिक भाषा, अर्थात आप सोसाइटी में बातें कर रहे हो, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हो, उस सारी भाषा को कहा जाता है कोलोक्यूलिज्म। सच एक्सप्रेशन आर मोस्टली यूज्ड व्हाइल शॉपिंग, जब आप शॉपिंग कर रहे हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। यूजिंग लोकल जियोग्राफी, अलग अलग क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भाषा होती है उनमें हम कोलोक्यूलिज्म का उपयोग करते हैं। सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सचेंजिंग वेरी बेसिक पर्सनल एंड फैमिली इंफॉर्मेशन, जब हम रोजगार की बातें कर रहे होते हैं या अपने फैमिली के साथ में अपने कोई भी विचार साझा कर रहे होते हैं, तब हम लोग कोलोक्यूलिज्म का उपयोग करते हैं, तो इसको कहा जाता है कोलोक्यूलिज्म। इससे एक बहुत छोटा प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, What age is considered to be the best time to learn second language? कि जो दूसरी भाषा है, जो द्वितीय भाषा अर्थात इंग्लिश को सीखने के लिए, आप द्वितीय भाषा के रूप में हमारे इंडिया में मुख्य रूप से इंग्लिश को ही यूज में लिया जाता है, तो इंग्लिश सीखने के लिए या सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए जो सबसे अच्छा एज ग्रुप माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो कौन सा माना गया है? The scholars have agreed that early childhood is the best time to learn second language. विद्वानों का मानना है कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, अर्थात आपके 5 से 6 साल की एज या 5 से 7 साल की एज जो होती है, उसको सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है कोई भी सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए। अदर्स कंसिडर दैट एडोलेसेंस एंड एडल्ट्स आर इन मेनी वेज बेटर इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। और वहीं पर कुछ लोग मानते हैं कि जो किशोर होते हैं और जो एडल्ट होते हैं, अर्थात जो 18 प्लस होते हैं, वो ज्यादा सही रहते हैं सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए। तो दोनों प्रकार के ओपिनियन है। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि अर्ली चाइल्डहुड अच्छा है, बहुत सारे लोगों को मानना है कि जो एडल्ट्स है तब जाकर के इनको सिखाना चाहिए या फिर किशोर हो जाए तब। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटिवेशन, हाउ कैन इट हेल्प इन लर्निंग? कि मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आप सबने सुना हुआ होगा, जिसको हम प्रकार से किसी भी चीज में पुश मान सकते हैं, एक प्रकार से वही चीज होती है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है और ये भाषा को सीखने में किस प्रकार से योगदान देता है? मोटिवेशन इज क्रिएटिंग अ डिजायर टू अचीव समथिंग। तो मोटिवेशन क्या है? किसी चीज को पाने की इच्छा होती है, वही मोटिवेशन होती है। इन अ क्लास वी हैव सम लर्नर्स हु आर सेल्फ मोटिवेटेड बिकॉज दे वांट टू स्कोर गुड मार्क्स एंड टू प्रूव themselves as हीरो इन द आईज ऑफ देयर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ बच्चे तो क्लास में ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, मतलब अपने आप से ही वो उत्साहित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, ताकि वो हीरो बन पाए। किस किस के सामने? अपने टीचर्स के सामने, माता पिता के सामने, और अपने फ्रेंड जो ग्रुप होता है उसमें सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बन पाए, अपने आप को हीरो समझ पाए। इसलिए दे जस्ट नीड एप्रिसिएशन एंड प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम देयर टीचर। तो टीचर क्या करे? उनको एप्रिशिएट करे, उनको शाबाशी दे और अच्छा गाइडेंस दे, तो वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। वहीं ऑन द अदर हैंड देयर आर लर्नर्स इन द क्लास हु फाइंड दैट लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट। वहीं दूसरे प्रकार के ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि सेकंड लैंग्वेज सीखने को बहुत ज्यादा हार्ड मानते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं। दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इट एंड सो रेलुक्टेंस टू लर्न इट। देखिए रेलुक्टेंस का अर्थ होता है अनिच्छा, क्योंकि उनके अंदर इस चीज का कोई मोटिवेशन नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? अपनी अनिच्छा जाहिर करते हैं, वो नहीं सीखना चाहते हैं सेकंड लैंग्वेज के लिए। दीज लेस मोटिवेटेड लर्नर्स नीड द टीचर्स अटेंशन एंड केयर इन ऑर्डर टू बी मोटिवेटेड टू सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। सो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको जो है टीचर का बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है, मतलब टीचर को उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज्यादा केयर देनी पड़ती है, तब जाकर के वो जो है सेकंड लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एप्रोप्रिएट एज फॉर बिगिनिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश? तो इंग्लिश पढ़ाने की जो है एप्रोप्रिएट एज क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसका आंसर है, The scholars have agreed that early childhood is the best time to learn second language। अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि विद्वानों ने माना कि जो अर्ली चाइल्डहुड 5 से 6 साल की एज होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए। However, studies have shown that in India, adolescents and adults are in many ways better of learning a second language than children. So they start learning second language after learning the mother tongue। अगर हमारे इंडिया के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पर यह माना जाता है कि जो किशोर होते हैं और जो एडल्ट होते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं अर्ली चाइल्डहुड के बजाय, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मदर टंग है वो मुख्य रूप से हिंदी है। तो पहले उनको हिंदी का अच्छे से ज्ञान दिया जाना चाहिए, मदर टंग का या उनकी जो भी मातृभाषा, और उसके बाद में उनको इंग्लिश सिखानी चाहिए, तो तब तक काफी एज बढ़ चुकी होती है। Amidst such diversity of opinions, we can say that it depends on the situation, conditions and circumstances of the learners as well as the decision of the policy makers। So इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा विविधता है। विविधता है किस किस चीज की? ओपिनियंस की, विचारों की विविधता है यहाँ पर। उसके अलावा ये जो चीज है लैंग्वेज सीखना, वो सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है, कंडीशंस पर डिपेंड करती है,
और साथ ही साथ में जो सीखने वाले बच्चे हैं उन पर भी डिपेंड करते हैं। सिर्फ पॉलिसी बना देने से जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनकी अप्रोच होती है कि सब बच्चे इस हिसाब से सीख लेंगे, लेकिन हमारे भारत में बहुत ज्यादा विविधता है, इसलिए अलग अलग जगह पर जो है ना अलग अलग इसकी एज होती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि हमारे भारत में एडोलेसेंट और एडल्ट ज्यादा बढ़िया है अर्ली चाइल्डहुड के बजाय इंग्लिश को सिखाने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, कि जो टीचर होता है उसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है किस चीज में, सेकंड लैंग्वेज सिखाने में। द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इज टू डेवलप इन द स्टूडेंट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो टीचर है उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक जो है विवृत्ति विकसित करनी चाहिए बच्चों में, ताकि वो इंग्लिश को सीख पाए। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ईएसएल। देखिए 1 या 2 नंबर का आपके क्वेश्चन आ सकता है जहां पर वो आपको ईएसएल की फुल फॉर्म पूछेगा। ईएसएल मतलब होता है इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, अर्थात अंग्रेजी भाषा एक द्वितीय भाषा के रूप में, ये फुल फॉर्म है ईएसएल की। अगला हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लैंग्वेज एक्सप्लेन, मतलब भाषा की प्रकृति क्या है, इसको इसकी व्याख्या कीजिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए लैंग्वेज इज अ रिच कॉम्प्लेक्स रूल गवर्न्ड वाइटल सिस्टम। सो देखिए जो भाषा है वो क्या होती है, एक रिच कॉम्प्लेक्स और एक मतलब बहुत ज्यादा जटिल होती है भाषा, और उसके साथ में रूल गवर्न्ड होती है, अर्थात सिस्टमेटिक तरीके से चलती है, नियम और कायदों से भाषा चलती है। इट्स सम इज लार्जर देन द यूनिट्स सच एज साउंड्स लेटर्स सेंटेंसेज एंड रूल्स। सो क्या होता है, बहुत सारी चीजों को मिलाकर के एक भाषा बनती है, क्या, जैसे कि साउंड हो गई, अर्थात भाषा की जो हम बोलते हैं, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ ए बी सी डी, सो ये सारे साउंड, उसके अलावा लेटर्स, सेंटेंसेज उसके वाक्य, और रूल, इन नियम वाक्य ये सब मिलाकर के एक भाषा बनती है। चाइल्ड हैज एन इनेट कोग्निटिव एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। जो बच्चा होता है, इनेट का अर्थ होता है देखिए जन्मजात, तो जो बच्चा होता है उसमें जन्मजात एक क्वालिटी पाई जाती है किस चीज की, नॉलेज को ग्रहण करने की। एक्वायर नहीं होता है ग्रहण करना, ठीक है। The child's speed and age is making use of this innate capability in language acquisition is astonishing। देखिए astonishing का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। तो देखिए जो बच्चा होता है वो भाषा को जब ग्रहण करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जो बच्चा होता है उसमें एक इनेट कोग्निटिव होता है, अर्थात जन्मजात ये क्षमता होती है कि वो किसी भी चीज को सीख पाता है, तो उसी जन्मजात क्षमता का हम प्रयोग कर सकते हैं भाषा को सिखाने में। आश्चर्यचकित बात है। लैंग्वेज इज ए बायोलॉजिकली डिटरमाइंड सिस्टम। Chomsky claims that children are biologically programmed for language learning and that language develops in the child in the same way as other biological functions like walking, playing, etc. So, जो चोमस्की नामक एक विद्वान है वो क्लेम करते हैं कि भाषा सीखना भी बच्चों के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होता है, अर्थात उनका जो शरीर होता है, जैसे कि उनका शरीर जो है बायोलॉजिकली फंक्शन करता है। जैसे कि एक बच्चा होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है, अर्थात पाचन क्रिया कर पाता है बच्चा, उसका नर्वस सिस्टम काम करता है, उसका सर्कुलरी सिस्टम काम करता है, हाथ पैर हिलाना जैसे वो सीख पाता है, उसी प्रकार से एक बच्चा जो है वो भाषा भी सीख सकता है, ये बात चोमस्की बोलते हैं। वी हैव ए कॉग्निटिव सिस्टम इन आवर ब्रेन टू एक्वायर ए लैंग्वेज। Language is a communicative medium capable of expressing ideas and concepts as well as moods, feelings and attitudes। तो देखिए हमारे ब्रेन जो होता है उसके अंतर्गत ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम होता है कि हम एक लैंग्वेज सीख पाते हैं। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेटिव मीडियम, मतलब अपने विचारों को प्रकट करने का एक जरिया है। किस किस चीजों का, एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स, विचारों को प्रकट करने का जरिया है। वेल उसी प्रकार से कैसे हमारा मूड क्या है वो भी हम भाषा के जरिए बता सकते हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं, और हमारा एटीट्यूड क्या है, अर्थात भाषा को जो बोलने का तरीका होता है वो क्या है, ये सब हम भाषा के माध्यम से बता सकते हैं। लैंग्वेज इज नॉट द totality of the 4 skills but the inner competence required for the performance of the 4 skills। language acquisition programs from whole to part। देखिए लैंग्वेज सिर्फ जो है ना 4 स्किल्स का खेल नहीं है। 4 स्किल्स कौन कौन सी है आपकी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सिर्फ ये 4 चीजों का खेल नहीं है, जबकि इन 4 चीजों का आप कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे सीखेंगे, ये सब चीजें भी इस पे डिपेंड करती है, कैसे इस चीज को आप कन्वे करेंगे, सामने वाले तक अपने आइडियाज को पहुंचा पाएंगे। लैंग्वेज एक्वाइजेशन प्रोग्रेस फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट मतलब हो गया स्थूल से सूक्ष्म, या मतलब पहले पूरी लैंग्वेज फिर उसकी गहराइयों को आप जाने। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, देखिए जैसे आपने हिंदी भाषा बोलनी सीखी तो आपने हिंदी भाषा में सबसे पहले उसकी ग्रामर नहीं पढ़ी, आपने ऑलरेडी बोलना सीख लिया क्योंकि आपने कहीं से देखा, कहीं से सुना, अपने टीचर से सुना। सो यही सेम सीन होता है। हमारी जो इंग्लिश को सिखाने की अप्रोच होती है वो बहुत ज्यादा गलत होती है। हम पहले ग्रामर सीखने में विश्वास रखते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हम इंग्लिश बोल पाएंगे, जबकि इंग्लिश बोलने से सीखी जा सकती है। सो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन डिस्कोर्सेज। तो लैंग्वेज
कैसे एग्जिस्ट करती है, मतलब कैसे लैंग्वेज का स्थायित्व होता है, इसका स्थायित्व होता है डिस्कोर्सेज में। डिस्कोर्सेज यानी होती है बातचीत, आम जो बातचीत होती है उसके जरिए भाषा सीख सकते हैं। जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस इटीजी प्ले वाइटल रोल इन एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज। देखिए जब आप बोल रहे होते हैं तब आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपके हाथ पैर कैसे हिल रहे हैं, ये सारी चीजें भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी भाषा को हम दूसरों के सामने जब एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं। लैंग्वेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड द रिलेशन ऑफ द पर्सन स्पीकिंग टू। भाषा जो है ना हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। अगर हम किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, मान लीजिए हम जब लड़ाई कर रहे हैं तब हमारी भाषा जो होती है बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है। वहीं हम लोग किसी अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारी भाषा जो होती है बहुत काम होती है। लैंग्वेज स्किल्स आर एक्वायर्ड ओनली बाय यूजिंग देम। और लैंग्वेज की जो चारों प्रकार की स्किल है वो तभी एक्वायर करी जा सकती है जब हम लैंग्वेज को यूज करेंगे, उसे डेली लाइफ में यूज करना सीखेंगे हर चीज में। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ सिस्टमेटिक सीक्वेंस। और लैंग्वेज जो है ना एक सिस्टमेटिक तरीके से ग्रहण की जा सकती है, वही 4 बेसिक स्किल्स के जरिए कि सबसे पहले आप लिसन करेंगे किसी लैंग्वेज को, फिर आप बोलेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, फिर राइटिंग करेंगे। लैंग्वेज एक्वाइजेशन इज एज नेचुरल टू द चाइल्ड एज क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग। बच्चा जैसे क्रॉलिंग करता है, मतलब बच्चा जो शुरू में रोना सीखता है, फिर उसके बाद में खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसी प्रकार से भाषा ग्रहण भी जो है उसी प्रकार से एक नेचुरल प्रोसेस है। यूजिंग द मदर टंग एज ए रिसोर्स फॉर लर्निंग सेकंड लैंग्वेज विल बी ग्रेटली हेल्पफुल इन द डायरेक्शन। बच्चे की जो मातृभाषा है उसको जो है एक रिसोर्स के रूप में टीचर यूज कर सकता है, एक स्रोत के रूप में सेकंड लैंग्वेज सिखाने के लिए। What do you know about nature of the learners? देखिए हमने लैंग्वेज के जो नेचर था उसके बारे में बात कर ली, अब हम बात कर ले लर्नर्स अर्थात लैंग्वेज को जो सीखने वाले विद्यार्थी हैं उनका नेचर क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है, या किस प्रकार का उनका नेचर होता है। सो देखिए सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो है डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स। मतलब लर्नर्स के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ऐसे लर्नर्स जिनके परिवार में इससे पहले किसी ने भी इंग्लिश भाषा नहीं सीखी है, या जिसके परिवार में सभी लोग अनपढ़ है, वो हो गए फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। दूसरे हो गए यंग लर्नर्स ऑब्लिक बिगिनर्स। यंग लर्नर्स अर्थात 5 से 6 साल के बच्चे जो कि ऑलरेडी अपनी मातृभाषा जानते हैं और उसके बाद में स्कूल आते हैं, वो हो गए यंग लर्नर्स। और बिगिनर्स हो गए ऐसे जो जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, या जिनकी एज जो है यंग लर्नर्स अर्थात 5 से 6 साल के बच्चों से बहुत ज्यादा, वो सारे हो गए बिगिनर्स। सो ये 3 प्रकार के हो गए आपके लर्नर्स। दूसरा जो है लर्नर्स का फैक्टर होता है वो होता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स कैसा, मतलब सामाजिक जो कारक होते हैं वो, जैसे हर बच्चे की फैमिली अलग होती है, उसका जो पीयर्स अर्थात उसका जो ग्रुप होता है क्लासमेट का वो अलग होता है, स्कूल अलग होती है, सोसाइटी अलग होती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन पुअर फैमिलीज स्पेशली इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। सो देखिए जो फैमिलीज होती है उनमें बहुत सारी में सोशल, सामाजिक और फाइनेंशियल, वित्तीय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है गरीब फैमिलियों में। स्पेशली अगर हम बात करें तो रूरल ग्रामीण इलाकों में और बैकवर्ड इलाकों में अर्थात पिछड़े इलाकों में। अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज डाइवर्ट द माइंड ऑफ द लर्नर्स फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑन लैंग्वेज। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सर्कमस्टेंसेज का अर्थ होता है सिचुएशन, मतलब परिस्थितियां, तो कई बार हमारी परिस्थितियां जो हमें सपोर्ट नहीं करती एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। सो ये भी एक डिफिकल्टी मानी जाती है, तब हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। There is some evidence that students in situations where their own culture has a lower status than that of the culture in which they are learning the language makes slower progress। कई बार ऐसा होता है कि हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश, और बच्चा जो उसको हिंदी तक नहीं आती है, मान लीजिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी के जरिए हम इंग्लिश सिखा पाए, लेकिन बच्चे को हिंदी भी नहीं आती है, तो वो उसकी मान लीजिए कल्चर का हिस्सा है। मान लीजिए कोई बच्चा है, या मैं किसी प्रॉपर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए एक बच्चा है, एग्जाम्पल के तौर पर हम राजस्थानी ले लेते हैं, उसको राजस्थानी से पहले हिंदी में लाया जाएगा, हिंदी के बाद में उसको इंग्लिश में लाया जाएगा। तो ये भी एक जो है ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा काम करता है, ये प्रॉब्लम खड़ी करता है सेकंड लैंग्वेज को सिखाने में। स्टूडेंट्स फ्रॉम फैमिलीज दैट प्लेस लिटिल इंपॉर्टेंस ऑन द लैंग्वेज लर्निंग आर लाइकली टू प्रोग्रेस लेस क्विकली। सो ऐसी फैमिली जहां पर भाषा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, उन फैमिली के बच्चों को सिखाने में भी समस्या आती है। द स्कूल्स एंड टीचर्स इन मोस्ट ऑफ द एरियाज आर इल इक्विपाइड। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर्स और स्कूल्स हैं वो भी इतने अच्छे नहीं होते कि वो इंग्लिश को सिखा पाए, वहां पर वेल ट्रेंड टीचर्स नहीं होते, या स्कूल स्टाफ इतना सपोर्टिव नहीं होता कि बच्चे जो है सेकंड लैंग्वेज को सीख पाए। द क्लासेज आर ओवर क्राउडेड प्लेइंग नो इंडिविजुअल अटेंशन। कई बार होता है कि क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, मतलब जितने चाहिए उससे ज्यादा हो जाते हैं, इसको बोला जाता है ओवर क्राउडेड।
तो उसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाता, मतलब हर एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता, ये भी एक प्रॉब्लम है लैंग्वेज सीखने में। लैक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग ऑल्सो क्रिएट हर्डल। हर्डल का अर्थ होता है बाधा। कई बार क्या होता है कि हम जो है रामायण की तरह सामने आते हैं बोर्ड पर और बच्चों को सुना करके चले जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ सकते, उनको जो है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की जरूरत होती है, अर्थात उन्हें बार बार एक्टिविटी करवानी चाहिए, गेम्स खिलाने चाहिए इंग्लिश के, तब जाकर के वो लोग इसको ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। The society also does not give as much importance to learning English as a second language as it gives to learning of local language। हमारी जो सोसाइटी है वो भी हमें सपोर्ट नहीं करती इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर सीखने में। हम ज्यादातर हमारी सोसाइटी यही चाहती है कि हमें हमारी लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से आए ताकि हम जो है उनसे बात कर पाए। तीसरा हमारा जो कारण है वो है एनालिटिकल डिस्कशन। रिसर्च shows that social factors are much more responsible in molding the nature of the learners, local society, parents, environment, etc. affect the learners nature to a great extent। देखिए जो मोल्डिंग होता है इसका अर्थ होता है ढलना। तो देखिए कई बारी बहुत सारे जो रिसर्चर्स है अर्थात जो खोज करता है या जो विद्वान है स्कॉलर्स है उनका ये मानना है कि जो सोशल फैक्टर्स होते हैं अर्थात सामाजिक कारक होते हैं वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार है किस चीज में, जो नेचर ऑफ द लर्नर्स होती है, मतलब बच्चा किस प्रकार से सीखेगा उस चीज में। जो सोशल फैक्टर होते हैं सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न वही करते हैं। लोकल सोसाइटी, पेरेंट्स, एनवायरमेंट इट अफेक्ट द लर्नर्स नेचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। उस बच्चे की जो लोकल सोसाइटी है, उसके जो माता पिता, उसका जो वातावरण है, ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है एक बच्चे को सीखने में। सो ये आपके एक लर्नर की क्या हो गया, नेचर हो गया, प्रकृति हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल इंडियन सोसाइटी। हमारा जो भारत है वो एक बहुभाषी समाज का हिस्सा है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो इस बहुभाषी इंडियन सोसाइटी में हम जो है इंग्लिश का कौन सा स्थान है या इंग्लिश को हम कैसे देख सकते हैं। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क इन द कंट्री लाइक इंडिया। बीइंग द मल्टीलिंगुअल कंट्री वी हैव वेरिड प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश। बहुभाषी समाज होने के कारण जो इंग्लिश सीखना है वो एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है हमारी इंडियन कंट्री में। इंग्लिश इज टॉट इन राजस्थान एज वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट। हमारे राजस्थान में इंग्लिश को जो है एक स्कूल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। इंग्लिश हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड। इंग्लिश को जो है ना पहली क्लास से पढ़ा देना शुरू करना चाहिए, लैंग्वेज की तरफ पढ़ाना चाहिए, ना कि किसी सब्जेक्ट की तरह। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एग्जिस्ट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू कॉलेज एजुकेशन। English is compulsory in college education. The people have started sending their children into English medium schools. तो हमारे यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन में भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कॉलेज एजुकेशन में पढ़ाई जाती है। साथ में कॉलेज एजुकेशन में तो जो है इंग्लिश को कंपलसरी और किया गया। अगर आपने ग्रेजुएशन करी तो आपको पता होगा, आप फर्स्ट ईयर में सारे इंग्लिश का जो कंपलसरी रूप से पेपर भी देते हैं। द पीपल हैव स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन इनटू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो देखे जाए तो ज्यादातर जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। द मेन इश्यू इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज मेथोडोलॉजी। जो इंग्लिश सिखाने में जो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है वो है मेथोडोलॉजी, अर्थात ऐसी विधियां जो इंग्लिश को पढ़ाने में यूज की जा रही है। टीचर्स हैव देयर ओन प्लान्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज विदाउट हैविंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग और एक्वाइजेशन। जो शिक्षक होते हैं वो अपनी ही विधियां लगा रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से ये नहीं पता है कि कौन सी विधि जो है बच्चों को सिखाने में ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आप इंग्लिश को 4 अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन चारों के आइडियाज में इतने डिफरेंट है, इतना डिफरेंस है उनके पढ़ाने के जो तरीका, उनका जो मेथड है उसमें, कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वाला सही बता रहा है। द इंग्लिश टीचर नीड्स वेरी स्पेसिफिक टीचिंग एबिलिटीज। सो इंग्लिश को पढ़ाने के लिए आपको विशिष्ट रूप से टीचिंग एबिलिटीज मतलब पढ़ाने की योग्यता चाहिए होती है। द टीचर शुड मेक द स्टूडेंट्स यूजर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन देयर डे टू डे लाइफ बाय गिविंग देम ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन। सो टीचर को क्या चाहिए कि उनको जो उनकी डे टू डे लाइफ होती है, जो रोज वो बातचीत करते हैं, जैसे हिंदी में करते हैं या जो भी लोकल लैंग्वेज में करते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में बात करें तभी इंग्लिश सीख पाएंगे। एज वी नो द फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड नेचुरली विदाउट एम्प्लॉइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। क्योंकि जैसे हम पता है कि हम जो अपनी पहली भाषा सीखते हैं, जैसे कि जो भी हमारी मातृभाषा होती है, जैसे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कहीं पे ढूंढाड़े बोले जाते हैं, कहीं पे शेखावाटी, कहीं पे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये सब के लिए हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया हमें, ये सब हम नेचुरल तरीके से सीखते हैं। उसी प्रकार से अगर इंग्लिश को भी कम्युनिकेशन के रूप में अगर हम यूज करने लग जाएंगे तो इंग्लिश ऑटोमेटिक हमें आ जाएगी। द डिफिकल्टी चिल्ड्रन
द डिफिकल्टी चिल्ड्रन फेस इन लर्निंग इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। इंग्लिश पढ़ते वक्त जो बच्चों को समस्या आती है उनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा मान सकते हैं आप लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स, मतलब भाषाई समस्याएं। दूसरी है सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, मतलब सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं। और तीसरी है पेडागोजिकल प्रॉब्लम्स, अर्थात शिक्षा शास्त्र, मतलब उसको पढ़ाने के जो मेथड यूज करे जा रहे हैं वो समस्याएं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स, मतलब भाषाई समस्याएं क्या क्या है इंग्लिश को पढ़ाने में। इन इंग्लिश 26 लेटर्स रिप्रेजेंट 44 साउंड्स। देखिए हमारी जो हिंदी होती है उसमें 36 व्यंजन है, 36 प्रकार के हम जो साउंड बोलते हैं, उसके अलावा 12 स्वर है, तो 12 प्रकार के और हमारे साउंड्स निकलते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो है मात्र 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर के जेड तक, और उन्हीं से मिलकर के हम जो टोटल 44 ध्वनियां निकलती है हमारी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश को सिखाने में। सिलेबिक फॉर्मेशन इन हिंदी इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। उसके अलावा जो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो हिंदी से बहुत ज्यादा अलग है। इंग्लिश इज स्ट्रेस्ड रिदम लैंग्वेज। इंग्लिश जो है ना ये जोर दे करके बोली जाती है। स्ट्रेस मतलब जोर दे करके बोला जाता है, कहीं पे उतार चढ़ाव वाली बहुत ज्यादा लैंग्वेज है ये। हमारी हिंदी जो आप एक प्रॉपर तरीके में बोल सकते हो, एक ही टोन में एक ही फ्लो में बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश में आपको रिदम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, इंटोनेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, कहाँ पर स्ट्रेस देना है इस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। वर्ड ऑर्डर इन बोथ लैंग्वेज डिफरेंट इन फॉर्म। सो उसके अलावा जो वर्ड का जो ऑर्डर है, जैसे कि हमारी जो हिंदी है वो शुरू होती है क ख ग से। वहीं जो इंग्लिश में के आता है, जैसे के है तो के इंग्लिश में जाकर के 11 नंबर पर आ गया, है ना। तो और ख जो है के एच मिलकर के ख बनता है, ख तो है ही नहीं इंग्लिश में। तो इस कारण है कि वर्ड ऑर्डर जो है वो भी अलग अलग है। उसके अलावा दूसरा हमारा जो हुआ वो है सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, मतलब सामाजिक और राजनीतिक समस्या। मेजोरिटी ऑफ द पीपल नेग्लेक्ट लर्निंग सेकंड लैंग्वेज। हमारे इंडिया में ये माना जाता है कि हमें एक ही भाषा सीखनी है और हमें सेकंड लैंग्वेज की जरूरत है ही नहीं। इन स्कूल्स इंग्लिश इज टॉट बट विदाउट हैविंग गोल ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स ऑफ यूजिंग इंग्लिश। हमारे जो स्कूल से उसमें इंग्लिश पढ़ाई तो जा रही है, लेकिन क्यों पढ़ाई जा रही है ये किसी को नहीं पता, अर्थात इसका कोई भी गोल नहीं है। बिना बात के हम जो है इंग्लिश की स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, इंग्लिश पे इतना जोर दे रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं कि हमें ये यूज कहाँ करनी है। तो इंग्लिश बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चे में मोटिवेशन ही नहीं होगा। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है पेडागोजिकल प्रॉब्लम्स, अर्थात शिक्षा शास्त्र से संबंधित समस्याएं, मतलब इंग्लिश को पढ़ाने में जो मेथोडोलॉजी यूज की जा रही है उसकी प्रॉब्लम्स। लैक ऑफ गुड इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स, अर्थात हमारे पास इंग्लिश के अच्छे टीचर्स नहीं है। नो गुड मेथड्स आर प्रैक्टिस्ड, मतलब ना हम लोग अच्छी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिंग रिसोर्सेज लाइक ऑथेंटिक मटेरियल ऑफ सॉफ्टवेयर। इसके अलावा साथ में हम ना ऑथेंटिक मटेरियल का और जो सॉफ्टवेयर अर्थात ऑडियो विजुअल एड्स हम लोग यूज करते हैं बच्चों को सिखाने में, उनकी भी हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। It is surprising that the most of the politicians use English in their routine life, and most of the government resolutions, journals, reports, etc. are published in English, but no one accept English as one of the Indian languages। देखिए ये बहुत ज्यादा एक आश्चर्य की बात है कि हमारे जो राजनेता है वो इंग्लिश का यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी अखबार टीवी चल रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, जनरल छप रहे हैं, जितने भी रिपोर्ट छप रही है, वो सब कुछ इंग्लिश में पब्लिश हो रही है। लेकिन फिर भी हम लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश जो है हमारे इंडिया के अंतर्गत एक भाषा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द इंग्लिश एज वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। तो इंग्लिश को जब हम एक इंडियन भाषा के रूप में देखता ही नहीं है, हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। ये भी एक पॉलिटिकल कारण है। आपने बहुत सारे नेताओं को सुना होगा कि इंग्लिश का बॉयकॉट करो, हमें जो हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसी को हमें जो राष्ट्रीय भाषा घोषित करनी चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। कि इंग्लिश पढ़ाने में जो है भारत में क्या क्या समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज इन इंडिया इज अ मेनी साइडेड प्रॉब्लम्स, द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो निम्न समस्याएं हैं इसकी। सबसे पहला है नो स्पेसिफिक एम, मतलब कोई भी एक क्लियर गोल नहीं है, इसका कोई भी एक प्रॉपर उद्देश्य नहीं कि हम इंग्लिश सिखा क्यों रहे। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज नॉट बेस्ड अपॉन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, neither the teachers nor the students are acquainted with the aims and objective of the teaching English, their aim is to get through the examination। तो हमारा जो इंग्लिश सीखने का मेन जो मतलब उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग कुल मिला के अपनी एग्जाम पास कर लें। Therefore it is very necessary that teaching of English must be based on aims and objective। अगर हमें इंग्लिश अच्छे से सिखानी है तो इसके एम्स, इसके उद्देश्य होने चाहिए, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, तभी हम इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे। उसके अलावा अगला है डिफेक्टिव स्कूल करिकुलम, जो स्कूल्स की जो पाठ्यचर्या है वो उसमें खराबी। देर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द करिकुलम ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट।
हर हर जो राज्य है उसमें इंग्लिश को सिखाने का एक अलग करिकुलम, एक अलग पाठ्यचर्या है। इस कारण से क्या होता है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो आप वहां पाएंगे कि इंग्लिश को सिखाने में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। अगला है दो नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द बिगिनिंग स्टेज ऑफ स्कूल टीचिंग, अर्थात देयर इज कंट्रोवर्सी विथ रिगार्ड टू द ग्रेड टू बी फॉर्म विथ इंग्लिश टीचिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। Different parents are adopted by different states. Due to this reason, the national standard of English language varies from state to state. यह भी वही बात है कि इंग्लिश को सिखाने में नो यूनिफॉर्मिटी, अर्थात एक प्रकार का करिकुलम नहीं है इंग्लिश को सिखाने के लिए, एक प्रकार की बिगिनिंग स्टेज भी नहीं है। कहीं पर इंग्लिश बहुत अर्ली चाइल्डहुड में शुरू करी जाती है, कहीं पर ये जो है जाकर के किशोरावस्था में शुरू कर जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है, स्टेट टू स्टेट ये चेंज होती है। अगला हमारा जो कारण है वो है ओवर क्राउडेड क्लासेज। ओवर क्राउडेड क्लासेज मतलब क्षमता से अधिक बच्चे बिठाना। इसका कारण क्या होता है कि जो टीचर होता है वो बच्चे पर इंडिविजुअली रूप से कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, मतलब प्रॉपर एक एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता कि किसको इंग्लिश में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगला है सब स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक्स, मतलब जो टेक्स्ट बुक है उनका स्टैंडर्ड भी इसमें मैटर करता है। हमारी जो इंग्लिश के हमारी जो टेक्स्ट बुक है उनमें जो इंग्लिश है वो वेरी लो स्टैंडर्ड की है, मतलब वो ऐसी इंग्लिश हम यूज ही नहीं करते हैं जो कि दैनिक रूप से काम आ सके। हम सिर्फ जो है इंग्लिश का साहित्य पढ़ने वाली इंग्लिश को हम लोग सीखते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग ग्रामर इंग्लिश की सीख लेते हैं ये सोचकर कि हम जो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन सच्चाई है कि ग्रामर सीख करके आप कभी भी इंग्लिश बोलना सीख ही नहीं सकते। और हमारी किताबें जो ग्रामर पर बेस है, ना कि दैनिक हमारी जो बातचीत है उस पर। दे नीड अ ड्रास्टिक चेंज एंड इम्प्रूवमेंट, तो उनमें हमें जो है एक बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा उसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगला हमारा जो है वो है लैक ऑफ सुटेबल लैंग्वेज टीचिंग एड्स। इसके अलावा हम जो इंग्लिश को सिखाने में जो टीचिंग एड्स यूज करते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि प्रासंगिक नहीं होते हैं, अर्थात जिनकी रिलेवेंसी खत्म हो चुकी होती है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम जो ऑडियो विजुअल एड्स जो हम यूज कर रहे हैं वो ग्रामर सिखाने के लिए कर रहे हैं, ना कि कम्युनिकेशन के लिए। अगला हमारा जो है वो है लैक ऑफ एफिशिएंट टीचर्स, हमारे पास अच्छे टीचर्स नहीं है इंग्लिश के, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसमें। अगला हमारा जो कारण है वो आउटडेटेड मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब ऐसा टीचिंग मेथड जो कि किसी पुराने टाइम में यूज किया जाता था। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल आप देख सकते हो, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये एक बहुत पुराना मेथड है जो कि बहुत पहले यूज किया जाता था। अब इसकी कोई भी प्रासंगिकता, इसका कोई भी रिलेवेंस नहीं रह गया और आज भी यही यूज किया जा रहा है। जैसे कि मैं भी आपको इस वक्त बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो है इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको जो है इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जबकि हमें करना क्या चाहिए कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ानी है तो इंग्लिश में ही इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगला है ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम। उसके अलावा हमारे जैसे पहले से एग्जामिनेशन सिस्टम चलता आ रहा था ना इंग्लिश का, सेम आज भी वही का वही चल रहा है, कोई भी नया पैटर्न नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सो इसी के साथ आपकी जो है ये पहली यूनिट कंप्लीट होती है। अगली सारी यूनिट्स के लिए आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो जरूर से मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।